एवरीवन, मैं हूं संतू और आप देख रहे हैं तिलकराम इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर, यानी कि सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ा चैप्टर को इंक्लूड करेंगे, बहुत ही कम समय में पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। क्या चीज़ें हैं, कैसे हुई, क्या चीज़ कैसे नहीं हुआ, इन सब चीज़ें समझेंगे एक बहुत ही छोटे समय में। ठीक है ना। छोटे समय में हम सारा चीज़ें कवर करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, एकीकरण कैसे हुआ, नेपोलियन जैसे कि सभी लोग थे ना, उन सभी के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। तो बने रहिएगा इसी प्लेटफॉर्म पर और आपको हम ले चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर आपको कोई नहीं लेके गया। ठीक है ना। पहला क्या है कि पहले इसको समझिए कि है क्या। ठीक है ना। क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी बताते हैं। क्या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक परिचय, मतलब कि समझिए यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, पहले उसका परिचय समझिए, फिर उसके अंतर्गत क्या हुआ उसको हम समझेंगे। ठीक है ना। क्या है कि अध्याय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है ना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि राष्ट्रवाद। ठीक है ना। यह एक ऐसी भावना है, मतलब कि यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, ठीक है ना, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। यह राष्ट्र के प्रति प्रेम और गौरव की भावना है। क्या है? राष्ट्र के प्रति गौरव और राष्ट्र की भावना है। मतलब कि क्या कहता है कि यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि देशी प्रेम करना, देश के प्रति प्रेम करना, यही हमारा राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है ना। मतलब कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना और राष्ट्रवाद सब एक ही हुआ। ठीक है ना। अगर सीधा से देखा जाए तो क्या हुआ, देशी प्रेम करना, क्या करना, प्रेम, देश प्रेम ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। समझ में एक बार क्या होता है कि राष्ट्र राज्य क्या होता है, राष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य जहां की नागरिकों में एक साझा पहचान, जहां पर एक साझा पहचान यानी कि शेयर्ड आइडेंटिटी और साझा इतिहास का भाव हो, या राजतंत्रीय साम्राज्य से अलग है। ठीक है ना। क्या है? राजतंत्र से अलग है। मतलब इस सीधा कहना है कि इस चैप्टर में यह बताया गया है सबसे पहले कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद क्या है? एक प्रकार देशी प्रेम करना, देश के प्रति प्रेम करना, देश के प्रति अपनी भावनाओं को बनाए रखना ही राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रवाद। ठीक है ना। देखिए फिर हम आगे चलते हैं। क्या कहता है कि राष्ट्रवाद की प्रथम, यानी कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति 1789। सभी लोग कहते हैं ना फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, कैसे हुई। अरे मैं बताता हूँ ना कैसे हुई, समझिए तो कैसे होता है। क्या है? 1789 सुनकर के घबराना नहीं है। ठीक है ना, बने रहना है। क्या है? धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी। क्या है? 1789 की क्रांति थी। 1789 की क्रांति से 1789 की क्रांति ने सत्ता को राजतंत्र से छीन कर नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मतलब क्या हुआ कि जब 1789 की क्रांति हुई थी तो फिर क्या हुआ था कि राजतंत्र छीन लिया गया था। किसका? नागरिकों का। किसका? नागरिकों का राजतंत्र छीन लिया गया था, उनसे उनका हक छीन लिया गया था 1779 की क्रांति में। ठीक है ना। तो वो लोग क्या होते हैं, मजदूर लोग क्या हो गए थे, बहुत लाचार हो गए थे, उनके पास कोई साधन अपना खुद का नहीं था। समूह में हस्तांतरित कर दिया गया था, उनको एक समूह में बांट दिया गया था। ठीक है ना। समझ में ये बात। फिर क्या हुआ? पितृभूमि। पितृभूमि क्या होता है? पितृभूमि और नागरिक, यानी कि इसको समझिए, पहले सरल भाषा में इसको समझिए कि है क्या है पितृभूमि। पितृभूमि यानी कि एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर देना, एक संयुक्त विचार पर जोर देना, जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। क्या था? एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर देकर जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। समझ में बात? नहीं समझ में आ रही? ठीक है, बने रहिए, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है नया ध्वज? क्या है? पूर्व के राजध्वज की जगह नया तिरंगा लाया गया, नया तिरंगा चुना गया। भाई नया साम्राज्य चालू हुआ
हुआ था, नई नीति ना चालू हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि नए तिरंगे की पहचान के लिए नए तिरंगा का उपयोग किया। समझने बात, ट्रिकलर तिरंगा समझने बात। जैसे कि अपने यहाँ आगे क्या तिरंगा झंडा है, तिरंगा जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें एक प्रकार का झंडा लाया गया, अपनी भाषाओं को जोड़ा गया, संविधान लागू हुए, अच्छी अच्छी चीजें नीति लागू हुई ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब 1789 क्रांति हुई थी, तो जब वहाँ पर संविधान लागू हुआ था तो फिर क्या क्या हुआ था कि सबसे पहले याद पर गया था समुदाय के विचार पर जोर दिया गया, कैसे लोग रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, अधिकार पर ध्यान देंगे। फिर क्या हुआ, ध्वज अपनाया गया, कैसा, तिरंगा। सुनने पर तिरंगा अपनाया गया। फिर स्टेट जनरल, स्टेट जनरल क्या है, इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली किया गया। क्या था पहले कि इसका नाम था स्टेट जनरल था, लेकिन इसका नाम बदल कर क्या करके दिया गया, नेशनल असेंबली। भाई इसको देखना, इसके ऊपर थोड़ा जोर देना, ये क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है कि नेशनल असेंबली का नाम पहले क्या था, या फिर ऐसे हो सकता है कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है कि नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, ठीक है ना। अगर क्या है कि चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाएगा, मतलब कि पहले हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा ही होता था, है ना, राजा का बेटा राजा ही होता था। मतलब कि जो पहले राजा थे, अगर उनके बेटे हैं तो जो राजा को कुछ हो जाता था तो उनका जो राजपाट था उनके बेटे संभालते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब नया कानून लागू हुआ तो फिर 1789 में जो कानून लागू हुआ उसमें बताया गया कि अगर राजा का बेटा है राजा है, तो जब अगर तू दूसरी बार चुनाव करा जाए, क्या करा जाएगा, चुनाव किया जाएगा, उसमें जनता के द्वारा चुना जाएगा राजा को, ठीक है ना, जनता के द्वारा राजा को चुना जाएगा। तो इसके लिए क्या है, चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। किसी को हक नहीं होगा कि उसको राजा बना दो या फिर उसको गद्दी पर बैठा दो, जो भी कुछ होगा वो जनता के द्वारा चुनकर किया जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, जनता के द्वारा। उसने क्या बताया, नई पहचान बनी, क्या, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शक्ति दी गई और शहीदों पर गुणगान हुआ। समझिए इसको, क्या है चीज, क्या बता रहा है, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां, क्या हुआ, जब राष्ट्र नया राष्ट्र बना तो ऊपर नई स्तुतियां रची गई, कैसे क्या चलाना है, हमारे राज्य को कैसे चलाना है, हमारे देश को कैसे चलाना है, संविधान में सब कुछ बताया गया, ठीक है ना। उसी पर चर्चा की गई। फिर क्या हुआ कि शपथें दी गई, जैसे आज के विषय में कोई भी होता है, कहीं भी अध्यक्ष होता है, फिर कोई सेनापति होता है, कुछ भी होता है, मिलिट्री में होता है, पुलिस में जाता है, तो क्या करता है, वर्दी पहनने से पहले एक प्रकार की शपथ लेता है कि हमें जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे कहते हैं ना। तो वही होता है यहाँ पर, क्या हुआ कि जब वहाँ पर जब किसी को राजा चुना जाएगा या फिर जनता जिसको चुनेगी तो शपथ ली जाएगी एक प्रकार से उससे। और फिर क्या हुआ, शहीदों को गुणगान किया गया, इस देश को और इस राज्य को, इस क्रांति में जो लोग शहीद हो गए उनका क्या किया जाएगा, उनका गुणगान किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हमारे बहुत सारे जो शहीद हो गए हैं उनका नाम भी हम लोग लेते हैं 26 जनवरी को या फिर कभी भी लेते हैं ना, तो ऐसे उनका भी नाम लिया जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या बता रहा है कि नेपोलियन, अब यहाँ पर आया नेपोलियन, तुमको पता होना चाहिए नेपोलियन कौन है। भाई नेपोलियन तो एक बहुत अच्छा राजा था, एक बहुत अच्छा राजा था, आपको पता होना चाहिए। नेपोलियन का एक युग, सॉरी क्या बोला कि नेपोलियन का युग 1804 से 1815 के बीच चला। नेपोलियन आया, बहुत अच्छी चीज़ें की उसने, बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब बहुत जो 1789 से पहले जो बहुत बेकार कानून लागू थे उनको हटाया, ठीक है ना, उनको हटाकर अपनी नई प्रथा लागू की और नए लोगों के बीच में रह करके उनको चीज़ों को बदला। इसीलिए उसने कहा कि 1804 से 1815 के बीच में नेपोलियन आया, क्या क्या किया, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। समझते हैं, क्या कहता है कि आधुनिकरण और प्रशासनिक सुधार किए। उसने क्या किया, सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया, सुधार पर, किस पर दिया जोर, सुधार पर जोर दिया कि क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। सुधार किए कौन कौन से देखते हैं। 1804 की नागरिक संहिता, 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन कोड कहा जाता है, किसके नाम से होता है, नागरिक संहिता नहीं, यानी कि नेपोलियन कोड। समझ में बात, क्या हुआ, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। कहते हैं नहीं कि राजा का बेटा राजा हो जाएगा, ये सब उसने हटा दिया। अगर तुम राजा हो
तुम्हारा तुम्हारा अंत हो गया। तो दूसरी बार राजा बनाने से पहले तुमको चुना जाएगा जनता के द्वारा, ठीक है ना। पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा होता था। तो इस चीज को उसने विशेष कर ध्यान देकर के उसको खत्म कर दिया, उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। दूसरी बात क्या हुआ, क्या बोला, समानता, मतलब कानून की समझ, समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ स्थापित की गई। मतलब कि समानता, कानून के समझ, या फिर कोई भी नागरिक हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर एक प्रकार से अगर उसने किसी ने गलती की या फिर अच्छा काम किया, तो जो भी अगर उसको सजा दी जाएगी, तो सबको, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, समान प्रकार का उसको कानून की समानता प्राप्त की जाएगी, ठीक है ना। समान मतलब कानून की नजरों से उसे समान दृष्टि से देखा जाएगा, किसी को कम सजा और किसी को ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। मतलब इस चीज को उसने बनाए रखने के लिए बदला, समझ में बात। इसीलिए कहते हैं नेपोलियन बहुत अच्छा शासक था, ठीक है ना। फिर क्या किया, संपत्ति का अधिकार, क्या कहता है, संपत्ति के आधार को सुरक्षित किया गया। मतलब पहले क्या होता था, राजा के जो मतलब जब क्रांति हुई उससे पहले क्या हुआ था, जो वहाँ पे उदारवादी लोग थे, तो फिर क्या कहते, कृषक के पास कोई खेती नहीं थी, क्या नहीं थी, खेती नहीं थी। जो भी खेती थी तो राजा लोग क्या करते थे, छीन लेते थे, क्या करते थे, छीन लेते थे, और उसको हड़प करके कृषक की खेती क्या करते थे, हड़प लेते थे, और फिर उनको उनकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिल पाता था। तो उसने, नेपोलियन आया, उसने जो संहिता लागू की, उसने क्या किया, संपत्ति का अधिकार भी दिया, कि हर व्यक्ति को उसकी संपत्ति को उसका अधिकार है, मतलब उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार है, ठीक है, उसको सुरक्षित लागू किया। फिर क्या कहता है, सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया, मतलब किसानों को भूदासत्व और नागरिक जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया। मतलब क्या हुआ कि पहले जो लोग थे, नागरिक थे, उन पर बहुत शुल्क लिया जाता, क्या किया, बहुत शुल्क लिया जाता था, मतलब उनके ऊपर बहुत कर लागू रहता था। अगर कोई खेती कर रहा है तो उस पर जो अनाज पैदा करता था ना, तो उस पर बहुत शुल्क लिया। तो पहले वो अनाज करता था, बहुत मुश्किल से पकाता था, लेकिन जब अनाज होता था तो उस पर वो शुल्क लेता था, कर हो जाता था, उन पर क्या होता था, बहुत एक प्रकार से कर्जा हो जाता था, ठीक है ना। तो उसने, नेपोलियन आया, उसको खत्म कर दिया, और बोला कि हर एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति पर उसका आधार रहेगा, उसका अधिकार रहेगा, उसकी जमीन पर उसका अधिकार रहेगा, अपनी मनमर्जी से वो अपनी खेत पर कुछ भी उगा सकता है, कुछ भी पका सकता है, और कुछ भी अपने तरीके से अपने जीवन यापन कर सकता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। ठीक है, बने रहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, धीरे धीरे समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है, जितना दे रखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़िएगा, बाद में समझिए, जो चीज़ नहीं आई है उसको नोट करके रख लीजिएगा, बाद में उस पर हम टिप्पणी करेंगे, क्या है, क्या चीज़ कैसे हुई, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, हर एक कमेंट का जवाब देंगे, अच्छे से बताया जाएगा कि क्या चीज़ कैसे हुई, ठीक है ना। दूसरा क्या बोलता है कि सुधार की, भाई नेपोलियन द्वारा क्या क्या सुधार हुआ, यातायात और संचार व्यवस्था का भी सुधार हुआ। क्या हुआ, यातायात और संचार व्यवस्था का भी सुधार हुआ, ठीक है ना। उसने बहुत चीजें सुधार की, जब से आया नेपोलियन बहुत सुधार किया उसने। उसको भी अपने देश के बारे में सोचता था, अपनी जनता के बारे में सोचता था, ठीक है ना, बहुत कुछ सोचता था वो। फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, नकारात्मक पक्ष। जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उन पर एक ना एक दिन उंगली उड़ती ही उड़ती है, चाहे तुम अच्छे हो चाहे तुम बुरे हो, चाहे जितना अच्छा काम कर लो, चाहे जितना अच्छे गुण गान गा लो किसी के, अगर तुम किसी दिन एक गलती कर दोगे तो उसी दिन उसकी नजरों में तुम गिर जाओगे, ठीक है ना। वही चीज हुआ इसके नेपोलियन के सामने। क्या हुआ कि करों यानी कि टैक्सेस की वृद्धि, सेंसरशिप का मतलब समझते हैं क्या होता है, सेंसरशिप का मतलब होता है अगर तुम्हारी आवाज को दबा देना, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य को छिपा देना, ठीक है ना, आपको उठने ना देना। और फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती किया, सेंसरशिप मतलब लोगों की आवाज को दबाया गया, और फ्रेंच भाषा में जबरन भर्ती मतलब कि जो फ्रेंच की जब वो क्या बोलते हैं कि जब क्रांति हो रही थी तो लोगों को जबरन भर्ती कराया जाता था। भाई आज के समय में ना लोग नौकरी के लिए तरसते हैं, लेकिन पहले होता था लोगों को जबरदस्ती भरा जाता था। क्या होता था, जबरदस्ती भरा जाता था, समझ में बात। फिर क्या हुआ, अंत में 1815 में वाटरलू नामक का एक व्यक्ति था। वाटरलू नामक का मतलब ये व्यक्ति नहीं, मतलब ये युद्ध था जिसने इसको जीता था। वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन का हारा, मतलब कि वह हार हो गई। क्या हुआ था, जब नेपोलियन आया तो उसने एक युद्ध लड़ा था, बहुत अच्छे कार्य किए, उसके बाद उसने युद्ध किया और युद्ध में क्या हुआ,
हार गया। कब? 1815 में वाटरलू का युद्ध जब हुआ था, तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था ना। ये पूछा जा सकता है, आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ सकता है कि वह युद्ध कौन सा है, यानी कि वह कब हुआ था कि नेपोलियन हार गया था, ठीक है ना। 1518 में। समझ नहीं बात? इस चीज को हम बना के रखेंगे, चले और याद करके रखेंगे। 1815 और ये है नेपोलियन का चिन्ह, देख लीजिए कौन है, नेपोलियन, ठीक है ना। किताब में दिया नहीं है, बहुत अच्छे से नहीं दिया है, लेकिन हमने इसको अच्छे से बना कर रखा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या कहता है कि दूसरी हमारी हेडिंग क्या कहती है कि रूढ़िवाद। रूढ़िवाद मतलब समझते हैं? रूढ़िवाद मतलब जो बेकार चीजें थी ना, रूढ़िवाद की वापसी, वियना संधि 1815, जब नेपोलियन हार गया था, तो जब नेपोलियन हार गया तो रूढ़िवाद चालू हो गया। ऐसे क्या हुआ देखते हैं। क्या कह रहा है कि नेपोलियन को हराने वाली शक्तियां ब्रिटेन, रूस, प्रुसा और ऑस्ट्रिया, ये कौन सी थी? 4 देश थे, ठीक है ना। ब्रिटेन, रूस, प्रुसा और ऑस्ट्रिया क्या थे? यूरोप का नया नक्शा बदल दिया, मतलब कि नया बदलकर नक्शे को तैयार करने के लिए वियना में मिल गए। वियना एक प्रकार की संधि थी जो नेपोलियन के विरुद्ध थी। तो क्या हुआ, जब नेपोलियन हार गया तो ब्रिटेन, रूस, प्रुसा और ऑस्ट्रिया क्या हुआ, यूरोप का नक्शा तैयार करने के लिए वियना संधि में मिल गए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, मेजबान मतलब मेज बना करके वहां पर एक सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। कैसे हुआ, ड्यूक मेटरनिख आया, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है ना, चांसलर था। फ्रांस, बोर्बो वंश की बहाली सीमाओं पर नए राज्य बनाए गए ताकि फ्रांस विस्तार न कर सके। मतलब नेपोलियन जब आया था तो वहां पर सब कुछ खत्म कर दिया था, मतलब सारी चीजें अच्छे से लागू कर दिया था। लेकिन जब क्या हुआ, नेपोलियन हार गया तो फिर वहां किया कि फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो सीमाएं हो गई, सीमाएं मतलब अपने एक देश से जो लास्ट सीमा होती, आखिरी सीमा होती, वहां पर क्या किया उन्होंने, क्या किया, एक प्रकार से राज्य बना दिए, एक प्रकार से पूरा से वो क्या बोलते हैं, राज्य बनाना स्टार्टिंग कर दिया, ठीक है। बाद में उसके बाद नए राज्य बनाए ताकि फ्रांस विस्तार न कर सके। उसकी सीमाओं पर क्या कर दिया, उसकी सीमाओं पर क्या किया, एक प्रकार से राज्य बना दिए, एक प्रकार से घेराबंदी समझ लो, ठीक है ना, ताकि अगर कोई और आए तो उसको तोड़ न सके। समझ में बात। फिर क्या हुआ, जर्मनी क्या किया भाई, नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 राज्य, भाई नेपोलियन देखो 39 राज्यों के महासंघ, भाई नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 राज्यों के महासंघ को बरकरार रखा गया। लेकिन भाई हाँ इसको देखो, जर्मनी ने क्या किया, नेपोलियन ने जो राज्य बनाए थे 39 राज्य का महासंघ बनाया था, उसको बरकरार रखकर मतलब सुरक्षित रखने के लिए बताया गया है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर क्या था, उद्देश्य क्या था भाई, उद्देश्य क्या था, रूढ़िवाद का उद्देश्य क्या था, राजतंत्र, चर्च और सामाजिक उच्च नीच को पुनर्व्यवस्थित करना। मतलब जो राजतंत्र था, चर्च था और सामाजिक उच्च नीच थी, पुनर्व्यवस्थित मतलब उनको दोबारा से बनाए रखने के लिए उनका उद्देश्य था, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। हाँ ये चीज देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब यहाँ पर क्या हुआ, रूढ़िवाद में जब मेजबान हुआ तो फिर क्या हुआ, कहते हैं ना फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था, मेटरनिख ने कहा था, ठीक है ना। ऐसा जब हुआ था, ऐसा बताया गया था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज पूछी जाएगी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है कि क्रांतियों का युग भाई समझो, क्रांतियों का युग, उदारवाद बनाम और रूढ़िवाद क्या थे, कैसे थे, अभी देखते हैं। चित्र को देखेंगे, उसके बाद में हम चित्र को देखते चलेंगे, क्या थी, क्या चीज थी, कैसे थी। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, बस दिमाग अपने खोल के बैठो, बस चलना है हमें वहां पर जहां पर किसी को नहीं जाना। क्या क्रांतियों का युग, उदारवाद बनाम रूढ़िवाद, ठीक है ना। बनाम क्या है, रूढ़िवाद क्या है, सब कुछ समझ में आएगा। क्या है, जुलाई क्रांति 1830, क्या हुआ, जुलाई क्रांति 1830 यानी कि राजा का पतन हुआ। पूर्व राजा चार्ल्स दसन को हटाया गया। ये चीजें याद रखना, ये सब सारी नोट करके रखने वाली चीजें हैं जो तुमको आगे चल के बहुत काम आने वाली है, बोर्ड में बहुत अच्छे से काम आएगा। परिणाम क्या हुआ कि लुई फिलिप के नेतृत्व में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना
दो चीजें हुई। इसमें परिणाम क्या हुआ, क्या हुआ, पहले राज्य का पतन हुआ, फिर क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, फिर क्या हुआ, प्रभाव ब्रुसेल्स के विद्रोह बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गए। भाई देखो पहले समझो चीजों को, ठीक ना। जुलाई क्रांति 1830 में क्या क्या चीजें हुई। राजा का पतन हुआ, परिणाम क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा, ब्रुसेल्स ने विद्रोह बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। मतलब कि जो ब्रुसेल्स था वो नीदरलैंड से, बेल्जियम और नीदरलैंड से अलग हो गया, ठीक ना। फिर क्या हुआ, 1848 की क्रांति यानी पेरिस की क्रांति। क्या, पेरिस की क्रांति क्या हुआ 1848 में। इसमें क्या क्या हुआ, कारण क्या था, भूखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी। मतलब समझ रहे, भूखमरी और बेरोजगारी, आर्थिक मंदी का मतलब क्या होता है, आर्थिक मंदी मतलब बेरोजगारी। वहाँ की जो जनता थी एक प्रकार से बहुत ग्रस्त हो गई थी, बहुत बेकार हो गई थी। मतलब कि उनको न खाने को मिलता था, भूखमरी मतलब कि वो भूख से मरते थे। बेरोजगारी, उनको के पास कोई एक प्रकार का भी व्यापार नहीं था। राजा वहाँ की क्या करते थे, उनसे कोई मतलब उनके न खाने की चीज़ें देता था और ना ही उनसे कोई व्यापार करवाता था। व्यापार करवाता भी था तो उनको पैसे नहीं देता था, ठीक है ना। तो क्या करता, वहाँ पर क्या हुआ, भूखमरी बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई और आर्थिक मंदी हो गई। मतलब एक प्रकार से बहुत ही कम चीज़ों में मिलने लगे, बहुत ही कम चीज़ें मिलती थी, कुछ ना मिलने के बराबर था। क्या हुआ था 1848 क्रांति, पेरिस क्रांति में कारण क्या था, भूखमरी थी, बेरोजगारी, आर्थिक, ऐसे याद रखेंगे। कारण क्या था, भूखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी थी। घटना क्या हुई, लुई फिलिप को भागना पड़ा। भाई क्या हुआ, लुई फिलिप को भागना पड़ा। क्या, कैसे, जब भूखमरी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी तो वहाँ की जनता गुस्सा आ गई, भड़क गई खूब कस के। तो क्या हुआ, घटना हुई और वहाँ के जो राजा थे लुई फिलिप को भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ की जनता ने उमड़ गए थे, वो भड़ास अपना निकाल रही थी और वो राजा के ऊपर टूट पड़ी थी। तो क्या हुआ, लुई फिलिप को भागना पड़ा वहां से। फिर क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, फ्रांस की फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा की गई। मतलब फ्रांस एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया कि फ्रांस एक गणतंत्र दिवस बनाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ क्या हुआ, गणतंत्र दिवस मनाया गया ना, गणतंत्र मतलब देश को गणना की गई। तो वैसे भी वहां पर क्या हुआ कि फ्रांस में एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया, इसको दोबारा रिपब्लिक डे कहते नहीं है कि रिपब्लिक डे। फिर क्या बोलते हैं कि फ्रांस, सुधार क्या हुआ ये चीज देखेंगे। सुधार क्या हुआ, पहले क्या हुआ, भूखमरी थी, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी थी। फिर वहां की जनता क्या हुई, गुस्सा हो गई, विरुद्ध होने मतलब लड़ाई होने लगी। घटना क्या हुई, फिर राजा छोड़कर भाग गई। परिणाम क्या निकला, फ्रांस में गणतंत्र हुआ। सुधार क्या हुई, मतलब पहले दिक्कत थी, फिर घटना हुई, फिर परिणाम निकला, उसके बाद क्या हुआ, सुधार हुए। भाई कहते हैं ना, पहले कोई लड़ाई होती है तो फिर लोग मान जाते हैं, फिर लोग मान जाते हैं तो एक प्रकार से फिर क्या करते हैं, उसमें सुधार करते हैं कि हमें इन चीज़ों का सुधार देना चाहिए। तो बताया गया कि 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को 21 वर्ष के सभी पुरुषों को मताधिकार और काम के अधिकार की गारंटी दी जाएगी। समझ रहे हैं, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, 21 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति होंगे, हमारे यहाँ क्या है, भारत में क्या है कि इस समय जो व्यक्ति 18 से ऊपर होते हैं या फिर 18 वर्ष के होते हैं उनको मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, काम करने का अधिकार होता है। लेकिन वहां पर क्या था, 21 वर्ष के ऊपर के सभी पुरुषों को मताधिकार का और काम करने का अधिकार दिया था। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बताया गया, सिर्फ पुरुष बताया गया। क्या बताया गया है, पुरुष बताया गया, महिला को अभी भी नहीं लिया गया था। वहां पर एक दिक्कत थी, महिला को भी काम करने के लिए नहीं बोला जाता था, ठीक है ना, और ना ही कुछ कहा जाता था। समझ में बात, और फिर आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, समझिएगा। नहीं जो चीज़ समझ में आ रही स्क्रीन शॉट लीजिए, आराम से समझेंगे, पूछेंगे एक दूसरे से, पढ़ते चलेंगे, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ दोस्त, अगर पढ़ के जाओगे ना तो बोर्ड में ऐसे 1-2 नंबर नहीं, 7-8 नंबर नहीं, बहुत नंबर छाप के आओगे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से लिख के आना, बस गारंटी मेरी। मैं तुमको जो भी पढ़ाऊंगा अच्छे से बताऊंगा, जो कंटेंट दिया मैंने ना इसको पढ़ के आना और पढ़ के जाना एक बहुत ही कलाकारी होती है दोस्त। अगर पढ़ के जाओगे तभी तुम कुछ कर पाओगे। मैं पढ़ा दूंगा, तुम अगर ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे पास होगे भाई, कैसे पढ़ाई करोगे और कैसे नंबर गेन कर पाओगे। इसीलिए कहता हूँ जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है ना। कैसे देखो, अब देखो ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी करो या ना करो दोस्त, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वी 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 आई एम पी बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा इटली का एकीकरण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। वही चीज दे रखा है कि इटली का एकीकरण भाग एक विखंडन और विचारण, ठीक है ना। एक मिनट बता रहा हूँ ये है क्या चीज। इटली का एकीकरण, ठीक है ना। इटली का एकीकरण कैसे है बताऊंगा। इसको पहले नोट डाउन करो और तुरंत स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये आने ही आने वाला है, ठीक है ना। कुछ आया ना आया लेकिन ये जरूर आएगा क्वेश्चन। कहते हैं ना कि राजनैतिक विखंडन, राजनैतिक विखंडन क्या है? इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। केवल सार्डिया पीडमोंट में इतालवी राजघराने का शासन था, ठीक है ना। क्या था? शासन था। दूसरा क्या था? यहाँ पर देखिए, इसको नोट करिएगा, ज्यूसेपे मेल्सिनी था, ठीक है ना। ज्यूसेपे मेल्सिनी क्या किए? गणतांत्रिक, ठीक है ना, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और साहित्यकार थे, ठीक है ना, साहित्यकार थे। फिर दूसरी बार क्या बताया कि कार्बोनारी क्या थे? गुप्त संगठन के सदस्य। क्या थे? गुप्त संगठन की सदस्य थे। तीसरे कौन थे? संस्थाएं कौन सी थी? यंग इटली, और 1831 में यंग इटली का घोषणा की गई। और क्या बताया गया? यंग यूरोप 1834 में की स्थापना की। मतलब कि क्या हुआ कि इटली और यूरोप यंग यूरोप को बनाने का स्थापना या फिर कुछ भी करने के लिए बताया गया था, ठीक है ना। ये चीज जरूर नोट करके रख लेंगे। दूसरी बार क्या होगा? इसका लक्ष्य क्या था? शिक्षा और गणतंत्र के माध्यम से इटली का एकीकरण। मैंने क्या कहा था? यहाँ पर इटली का एकीकरण ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। इटली का एकीकरण ही पूछा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि इटली का एकीकरण करने में किन किन वीरों का योगदान रहा है और सबसे ज्यादा किसने महत्वपूर्ण वो दी है, ठीक है ना। तो ये चीज सारे नोट करके रख लें कि हमें क्या चीज और कैसे करनी है। ये इतना याद करो और कुछ नहीं। इटली का एकीकरण अगर तुमको लिखना है ना, तो अगर तुमको अच्छे से अगर ये तुम्हें समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई ना, तो मान लो कि तुम्हें इटली का एकीकरण समझ में आ गया। क्या था भाई? देखो इसको समझो पहले। क्या था? कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य बने, ठीक है ना। संस्थाएं कौन सी थी? इटली और यूरोप में। इटली का कब लिया गया? 1831 में लिया गया था, और यूरोप को 1834 में। समझ में आई बात? दूसरा क्या था? लक्ष्य क्या था इनका? शिक्षा और गणतंत्र के माध्यम से इटली का एकीकरण। समझ में आई बात? बस इतना समझ लो, बाकी कुछ नहीं समझना है। अपने मन से लिख के आना है, अपने आप से बना के लिखना है, ठीक है ना। इतना आ रहा है काफी है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। क्या कहता है? इटली का एकीकरण भाग 2 वो था क्या? भाग 1। दूसरा क्या कहता है? भाग 2 यानी कूटनीति और तलवार। कूटनीति और तलवार क्या था? ऐसे ना देखो, द ब्रेन, ये द ब्रेन समझ रहे हो ना? कौन है? बहुत महान व्यक्ति थे, इनके बारे में समझते हैं। कौन थे? काउंट काबो। कौन थे? काउंट काबो, यानी कि सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री थे। कौन? द ब्रेन, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया? ना क्रांतिकारी ना राजतंत्रवादी, इन्होंने सब कुछ हटा दिया था। कूटनीति, फ्रांस के साथ चतुर संधि की और 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा दिया, ठीक है ना। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरे वाले कौन थे? द स्वार्ड। कौन थे? द स्वार्ड जोसेफे गैरिबाल्डी, इनका नाम सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा। गैरिबाल्डी कौन थे? सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया। लाल कुर्बी, देखो कोई भी चीज है ना, अच्छे से ढंग से लिखोगे और अच्छे से व्यवस्थित करके लिखोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है ना। इसको जैसे मैंने बनाया है, चित्र बना के बनाया ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चित्र भी लगा है, कंटेंट भी लिखा है, कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या फिर अपने आप पेन लिख लीजिए। पेन तो होगा ही, राइट लिख के लिख लीजिए। जो चीज़ तुम्हें बोल रहे हो, जो चीज़ तुम्हें बहुत कठिन लग रही है ना, उस पर हाईलाइट कीजिए, नोट बनाकर लिखिए और उनके ऊपर बाद में चर्चा करिएगा, ठीक है ना। पहले इन चीज़ों को अच्छे समझते हैं, फिर जो चीज़ नहीं समझ में आती है उनको बाद में पढ़ेंगे। समझ में बात? चलिए दूसरा क्या कहता है? लाल कुर्ती। लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट, सेना का गठन। सेना गठन किसने किया? लाल कुर्ती ने। अभियान का था 1860 में दक्षिण इटली, 1860 में दक्षिण इटली और दो सिसिली में प्रवेश स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन दिया था।
समझिए बात को, कैसे क्या हुआ। अब यहाँ क्या चला गया कि 2 सीसीएल में प्रवेश स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन जीता गया। भाई किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, अगर वहाँ के लोगों का दिल जीतना है ना, तो सबसे पहले वहाँ पर छोटे छोटे लोग रहते हैं, उनका दिल जीतना होता है। समझ में आई बात? वही उन्होंने किया। क्या गया परिणाम, क्या हुआ, इन दोनों का परिणाम क्या निकला। परिणाम ये निकला कि 1861 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1870 में रोम का विलय हुआ। समझ में बात? ये चीज देखो, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि 1861 में विक्टर एमेनुएल का द्वितीय एकीकरण इटली कब हुआ, ठीक है ना, कब घोषित किया गया, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कह रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में बात? अगली बार क्या कहते हैं, ये दो मैंने क्या था, पहले क्या था, इटली का एकीकरण, अभी हो गया है जर्मन का एकीकरण। जर्मन का एकीकरण क्या है, जर्मन का एकीकरण यानी कि बिस्मार्क और लाउरक बात को समझिए, कॉन्टेक्स्ट क्या था कि 1848 की विफलता, 1848 में क्या होता, विफल हो गए थे, तो क्या हुआ, विफलता में मध्यम वर्ग ने फ्रैंकफर्ट, ठीक है ना। अभी तक देखा था क्या क्या हुआ था, आप देखेंगे क्या, जर्मनी का एकीकरण मतलब बिस्मार्क और लाउरक कैसे हुआ था, 1848 यानी कि 1848 की विफलता और मध्य वर्ग में फ्रैंकफर्ट संसद के जरिए राज्य बनाने की कोशिश की, जिसे राजशाही और फौज ने दबा दिया था। क्या किया था, राजशाही और फौज ने दबा दिया था। फिर क्या हुआ, मतलब नया नेतृत्व हो गया। क्या हुआ, नया नेतृत्व प्रसा, यानी कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण की कामना संभाली। समझ में बात? क्या हुआ, प्रसा ने नए राष्ट्रीय एकीकरण की कामना संभाली। फिर क्या हुआ कि ऑटोवन क्या था, प्रसा का चांसलर, क्या था, प्रसा का चांसलर और जर्मन के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार था, ठीक है ना। नीति क्या थी, लॉ और रक्त, भाषाओं और बहुमत से नहीं बल्कि रक्त और लॉ के बड़े फैसले होंगे। रणनीति क्या थी, कूटनीति और सैन्य शक्ति को बिजोड़, क्या हुआ, सैन्य शक्ति का बिजोड़ मिश्रण रहेगा। क्या हुआ था कि कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों लोग मिलकर के ही कार्य कुछ करेंगे। समझ में बात? क्या थे, समझ गए ना। आगे चलते हैं, क्या बता रहा है, टाइम ज्यादा नहीं देना है, अच्छे से पढ़ना है बस, ठीक है ना। क्या हुआ, 7 वर्ष में 3 युद्ध, और क्या हुआ, एकीकरण हुआ। कैसे हुआ, 1864 से 1871 के बीच में 7 बार, यानी कि 7 वर्ष तक 3 युद्ध लड़े गए। 7 वर्ष में 3 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से और कैसे कैसे देखते हैं। पहला कौन सा था, डेनमार्क, 1864 के 7 युद्ध से स्वेल्सविग, क्या हुआ, स्वेल्सविग और होस्टिंग का मुद्दा था। दूसरा, पहला ये था, दूसरा क्या था, दूसरा यह था 1866 ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, सेडोवा का युद्ध, ऑस्ट्रिया का जर्मन मामलों में बार होना, ठीक है ना। दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, समझो आराम से। बात क्या था, 1870 से 1871 के बीच में क्या हुआ, फ्रांस प्रसा युद्ध, सेडान का युद्ध, फ्रांस की निर्णायक हार हुई। क्या हुआ, फ्रांस हार गया, ठीक है ना। परिणाम क्या हुआ, जनवरी 1871 वर्साई के हॉल ऑफ मिर्स में प्रसा के राजा कैंसर, कौन थे, कैंसर में कैसर, प्रसा के राजा कैसर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि कैसर विलियम प्रथम युद्ध, यानी कि कैसर विलियम प्रथम कौन था, जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया, कैसर विलियम प्रथम को, ठीक है ना। कैसर विलियम प्रथम को कब किया गया था, 18 यानी कि जनवरी 1871 में। कब, हॉल ऑफ मिर्स में, प्रसा में, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं, क्या बता रहा है कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था। पहले फिगर देखिए, क्या देखिए, पहले फिगर देख ली है क्या चीज, कैसे, तो मैं बताता हूँ कैसे देखना है फिगर। यानी कि देखो कोई भी चीज है ना, पहले समझो कि है क्या चीज, उसके बाद में उसके ऊपर विचार देंगे, उसके बाद जोर देना है कि है क्या चीज। समझ में आई बात। ये देखिए,
पहले चित्र को देखिए फिर कंटेंट पर देखिए, पहले चित्र पे देखिए फिर क्या लिखा है उस पर जोर देखिए। इस तरह से ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि संदर्भ क्या था, संदर्भ यानी कि उसमें हुआ क्या था, यूनान 15वीं सदी से ऑटोमान सम्राट तुर्की का हिस्सा था। 1821 में संघर्ष शुरू हो गया। क्या हुआ, जब तुर्की का हिस्सा था, जब 1821 में संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हुआ। कैसे हुआ, सांस्कृतिक प्रकृति से राष्ट्रवाद हुआ, ठीक है ना। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना हुआ, ठीक है ना, सभ्यता का पालन। वार्ड मतलब लॉर्ड बायरन, क्या हुआ, लॉर्ड बायरन अंग्रेज की कवि, यानी कि अंग्रेज कवि जिन्होंने धन इकट्ठा किया और युद्ध में भाग लिया। क्या हुआ, अंग्रेज कवि थे, धन इकट्ठा किया और युद्ध में भाग लिया, ठीक है ना। बात समझ में आई बात। देखो अगर कोई भी चीज समझना होता है ना तो उसके लिए टाइम देना होता है, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ पहले चित्र को समझिए, उसके बाद में इसको पढ़िए। चित्र को समझिए फिर इसको पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाए, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाए। जो चीजें नहीं समझ में, मैंने बताया था, पहले बताया था कि नोट बनाएंगे, जो चीज नहीं समझ में उसको हाईलाइट करेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़ते जाएंगे। फिर क्या हुआ, लास्ट में क्या था, स्वतंत्रता मिली। कैसे, बस कुस्तुनतुनिया, क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया की संधि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई और कैसे हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, यही हुई कुस्तुनतुनिया की संधि। समझे बात। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। अन्य राष्ट्रवादी संघर्ष, असफलता और संघर्ष, मतलब क्या बता रहा है कि अन्य राष्ट्रवादी संघर्ष और असफलता और संघर्ष, मतलब पहले इसको समझिए, कहने का मतलब क्या है, अन्य राष्ट्रवादी संघर्ष में क्या आता है, असफलता और संघर्ष आता है। समझ में बात। कौन या रोमेनिया था, डोरोना था और क्या था, हंगरी था, ठीक है, हंगरी था। हाँ हंगरी, वो क्या राज्य, हंगरी मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व के खिलाफ नेता कोसुथ, ठीक है ना, नेता कोसुथ 1848 में स्वायत्तता की मांग की। पोलैंड में क्या हुआ, पोलैंड में रूस के कब्जे विरुद्ध संघर्ष भाषा एक हथियार, मतलब क्या हुआ कि रूस की कब्जे के, मतलब कि रूस के कब्जे के, रूस पर जो कब्जा हुआ, क्या हुआ, संघर्ष हुआ। कैसे हुआ, भाषा एक हथियार, मतलब वहां की क्या हुआ, भाषा को उसने हथियार बना लिया। समझ में आई बात। भाषा एक हथियार समझकर वहां पर लड़ी गई जो क्रांति हुई। तो रूसी भाषा थोपने के विरोध में पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में किया गया। समझ में आई बात। क्या हुआ, राष्ट्र के प्रतीक के रूप में इसका पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया गया। फिर क्या हुआ, इसीलिए बोला गया कि राष्ट्रभाषा का एक हथियार बनाया। दूसरा बता दें, बोहेमिया क्या है, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन जर्मन और चेक संस्कृति के बीच में वर्चस्व का संघर्ष हुआ, ठीक है ना। तीन चीजें हुई, इधर देखिए, क्या लिखा, पोलैंड, बोहेमिया और हंगरी। समझ में आया। ये पहले नंबर पे पोलैंड, दूसरे नंबर पे और बोहेमिया तीसरे नंबर पे। समझ में आई बात। आगे क्या है देखिए, क्या लिखा है, राष्ट्र का मानवीकरण रूपक, राष्ट्र का मानवीकरण रूपक, ठीक है ना। राष्ट्र का मानवीकरण रूपक क्या है, इधर समझते हैं। मैरीन क्या थी, ये देखिए, ये थी रानी, कलगी। समझ में, कलगी थी, कैसे थी, पहले चित्र देखो फिर समझते हैं। चित्र देखो, 1 मिनट मैं कर लेता हूँ, डेट हो गई। ठीक है ना, देखो, अब देखो, समझ में आई बात, समझ में आई। देखो क्या कह रहा है, लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक कहलाती थी, कलगी गणतंत्र, ये क्या है, ये एक प्रकार की क्या थी, कलगी। इसको देख रहे हैं ना, ये कलगी, इसको ये होगा कलगी, ठीक है ना, ये थी कलगी। लाल टोपी स्वतंत्रता की प्रतीक थी। तिरंगा, ये तिरंगा ना, ये तिरंगा जो बनी हुई है, ये क्या थी, तिरंगा राष्ट्र की पहचान थी। तीन चीजें ना, ये चीज क्वेश्चन में आ सकता है। दूसरा था, ये किसकी थी, मैरीन फ्रांस का था, जर्मेनिया जर्मनी की,
मेरीन फ्रांस की थी और जर्मेनिया कहाँ की थी, जर्मनी की थी। कौन कौन से थे, बलूत के पत्तों का मुकुट, ये जो बलूत के पत्ते, जो पत्ते हैं एक बलूत प्रकार का बलूत एक पेड़ होता था, उसके पत्ते का मुकुट बना के पहनी थी, जो किसको दर्शाता था, वीरता का प्रतीक था। किसका था, वीरता का प्रतीक था। दूसरी तरफ तलवार थी, ये देखिए ये रही तलवार, ये देखिए क्या है तलवार, ये तलवार क्या थी, जर्मन राष्ट्र की रक्षा, कि जर्मन की रक्षा कैसे की जाए, किससे की जाए, ये चीज दिखाने का इसका महत्व है। समझ में बात, देखिए ठीक है ना। इसीलिए मैंने क्या किया है, अच्छे से मैंने तुम्हारे लिए एक कंटेंट तैयार किया। देखिए कोई भी चीज बनाने के लिए ना परिश्रम करना पड़ता है, तुमको समझाने के लिए ना बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्या बता रहा है कि यूरोप के, क्या हुआ, यूरोप के राष्ट्रवाद की भावना का प्रभाव, मतलब कि यूरोप के राष्ट्रवाद का भारत पर प्रभाव, मतलब जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। देखो पहले मैथ देखो, इसको समझो, ठीक है ना, उसके बाद में इसको समझो। क्या है, ये क्या थे, समाज सुधारक थे, ये क्या थे, समाज सुधारक थे, और ये क्या थे, मैसूर के शासक थे। कौन थे ये टीपू सुल्तान थे। नाम सुना होगा टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान कई बार सुना होगा कि टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति के से प्रभावित थे, ठीक ना। जो वहाँ के क्या थे, मैसूर की शासक थे। मैसूर के शासक कौन थे, टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी किन्होंने, किन्होंने, टीपू सुल्तान ने। श्री, ठीक ना, श्री गंडकर ने स्वतंत्रता का वृक्ष, स्वतंत्रता का वृक्ष, ये देख रहे हैं ना, ये क्या किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष है, ठीक है ना, वृक्ष लगाया गया था। समझ बात। दूसरी बात क्या है, समाज सुधारक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ये क्या थे, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में गहरी रुचि रखते थे। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में गहरी रुचि सबसे ज्यादा कोई किसी की थी तो कौन थे, राजा मनोहर राय थे, ठीक है, राजा राम मनोहर राय थे। समझ में बात, क्या बता रहे थे, 1821 की नेपल्स, 1821 की नेपल्स क्रांति की विफलता पर दुख, और 1823 में स्पेनी स्वतंत्रता पर उत्सव मनाया गया। समझ में बात, कहने का मतलब ये है, परिणाम क्या निकला है कि 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, यूरोपीय राष्ट्रवाद की भावना, यूरोपीय राष्ट्रवाद की भावना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव को भी प्रेरित किया, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, यूरोपीय राष्ट्रवाद की भावना को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव को भी प्रेरित किया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि देखो महत्वपूर्ण शताब्दी वाली, देखिए मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। अब क्या है, लास्ट के जो टॉपिक बचे हैं उनको अच्छे समझेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हुआ क्या है, ठीक है ना। क्या हुआ है, देखो महत्वपूर्ण शताब्दियां, महत्वपूर्ण शताब्दियां इनको याद रखना, ठीक है ना, इनको जरूर याद रखना, और चाहे कुछ याद रखना चाहे मत याद रखना। समझ में, चार है महत्वपूर्ण शताब्दियां, कौन कौन सी, निरंकुशवाद, मतलब इसमें ये भी बताया गया कौन सा चीज किस चीज का प्रतीक है, ठीक है ना। क्या निरंकुशवाद क्या था, ऐसी सरकार जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश ना हो या केंद्रीयकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती है। समझे, निरंकुश राजतंत्र क्या था, जिस पर अंकुश ना हो, किसी भी प्रकार का कोई क्या कहते हैं, किसी प्रकार का नियम ना हो, किसी प्रकार का कोई पालन ना हो, वहां पर क्या हो, निरंकुशवाद कहलाता है। समझ में बात। दूसरा क्या है, कल्पना दृश्य। कल्पना दृश्य क्या है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका वास्तव में होना लगभग असंभव है। मतलब वहां के लोग क्या करते, कल्पना करते थे और ये सोचते थे कि लगभग वहां पर सिर्फ वो कल्पना ही कर सकते थे। क्या कर सकते थे, कल्पना कर सकते थे, लेकिन उसको वास्तव में भी नहीं चेंज कर सकते थे। समझ में बात। तीसरा क्या कहता है, जनमत। क्या कहता है, जनमत संग्रह। क्या है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या आविष्कार करने के लिए पूछा जाता था। स्वीकार या आविष्कार करने के लिए पूछा जाता था, जिसमें जनमत संग्रह में, ठीक है ना। क्या बता रहे थे कि रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है,
एक राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। यह तेज बदलाव के बजाय क्रमिक विकास को प्राथमिकता देती है। ठीक है ना, क्या देती है? प्राथमिकता देती है परंपरा को। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या हुआ, हमने क्या किया, सारा क्या हुआ, मैंने सारा चैप्टर पढ़ लिया है। अब हमारे पास जो लास्ट का बचा है सिर्फ ये लास्ट स्लाइड है, और इसमें हमको ये बताएंगे कि हमारे चैप्टर में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, कैसे पढ़े हैं, सब कुछ। ठीक है ना, क्या पढ़ा है? क्रम यानी कि घटनाक्रम एक नजर में, मतलब पूरी घटना, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, सारा चीज एक चीज में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सारी चीजें जो मतलब कि याद करने के लायक भी रहेंगी और एक ट्रिक भी बन जाएगी। कैसे, देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, नंबर से पढ़ेंगे। कैसे? नंबर से। क्या हुआ, यानी कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। 1789 में क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरी बात क्या हुआ, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुई। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, 1789 फिर क्या सीधा 1804 से कहाँ जाएंगे, 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन का पतन, वाटरलू और वियना संधि। जब नेपोलियन का पतन हो गया था, नेपोलियन हार गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, वियना संधि लागू हुई थी, बताया गया था ना। हाँ, वही हुआ। फिर क्या हुआ, 1815 में वियना संधि। 1821 में क्या हुआ, 1821 में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, 1830 में क्या हुआ, फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई। क्या हुई, जुलाई क्रांति हुई। 1832 क्या हुआ, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं टिक कर रहा हूं उसको जरूर याद करके रखना। ठीक है ना, खासकर नेपोलियन के बारे में। ठीक है ना, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि, यूनान स्वतंत्र हुआ। फिर क्या हुआ, 1848 में क्रांतियों का वर्ष, उदारवादी विद्रोह हुआ। समझ में आई बात? फिर 1848, उसके बाद में कहाँ जाएंगे, 1861 में क्या हुआ, विक्टर एमेनुअल ने संयुक्त इटली का राजा बना। कौन, विक्टर एमेनुअल ने। ठीक है ना, लास्ट क्या है, कहता है कि 1871 जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछने वाली चीज है क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में। कब हुआ, 1871 में हुआ। ठीक है ना, समझ में बात? निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय पूर्ण हुआ और आधुनिक राजनीति मानचित्र का निर्माण हुआ। ठीक है ना, आशा करता हूँ जो चीजें मैंने बताई अच्छे से समझ में आई। जो चीजें नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आप कमेंट करिए, हर एक कमेंट का जवाब बिल्कुल अच्छे से आपको दिया जाएगा, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। जो चीज नहीं समझ में आई मैंने बताया था, आप एक प्रकार से नोट बना के रख लीजिए। जो चीजें नहीं समझ में आई है ना, वो चीजें हर एक चीज के जवाब देंगे। बस कोई भी प्रकार से आप कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद में नहीं हो रही तो सीधे से क्या करिए, टेलीग्राम इंस्टीट्यूट मेरा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, कहीं भी आप सर्च करिए टेलीग्राम इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, आराम से सर्च करिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए, आपको ये वीडियो भी दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप चैनल पर ये अभी अपलोड करवा दी जाएगी, आराम से वहाँ से आप PDF निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपया करके अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा।